सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टैक्सेशन के बारे में। ठीक है, ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक डेमो लेक्चर है यूट्यूब पे भी। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स चाहिए, डेली बेसिस पे पीडीएफ्स चाहिए, तो आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। अगर आपको इसके रिलेटेड कंप्लीट कोर्स चाहिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सभी के सभी एस्पायरेंट क्लास को जरूर लाइक कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टैक्सेशन इज द सिस्टम बाय विच द गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी टैक्स फ्रॉम पीपल एंड बिजनेसेस टू रन द कंट्री एंड प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। ये छोटी सी डेफिनेशन क्या कहती है प्यारे दोस्तों? मैं अगर आपको बताऊं टैक्सेशन के बारे में, टैक्सेशन एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट लोगों से और बिजनेसेस से टैक्स का मतलब क्या हो गया? पैसा। टैक्स का मतलब सिंपल पैसा, याद रख लेना। जो पैसा है ना, ये कलेक्ट करती है। क्या करती है प्यारे दोस्तों? ये कलेक्ट करती है, याद रख लेना, कलेक्ट करती है, ताकि कंट्री को चलाया जा सके। किसको चलाया जा सके? टू रन द कंट्री एंड प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, ताकि कंट्री को चलाया जा सके और पब्लिक सर्विसेज दी जा सके। समझ रहे हो ना? तो सिंपल वर्डिंग में आप क्या याद रखोगे? घबराना नहीं है। लोग गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। कौन देगा? लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पैसा देंगे। क्या देंगे? पैसा। ओके, और गवर्नमेंट उस पैसे से कंट्री को डेवलप करेगी। उसी पैसे से फिर गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्री को डेवलप करती है। आप क्या कहते हो? जो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये किया वो किया, वो सारा पैसा किसका होता है? आप ही लोगों का होता है। आप टैक्स देते हो। जितनी भी डेवलपमेंट होती है ना, ये समझो कि आपके ही पैसे से होती है। समझ गए बात? समझ गए होंगे। मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं कि हमारे पास ना, अगर आप सैलरी कमाते हो या बिजनेस करते हो, आपकी एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा इनकम टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट को देना पड़ता है ना। तो इसी तरह हमारे पास उसमें एक जीएसटी होता है। क्या होता है? जीएसटी, है ना। उसमें प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो जीएसटी, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तब हमें क्या देना होता है? जीएसटी। जैसे ना मैंने आपको बोला कि जीएसटी एक होता है। अब जीएसटी, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आप मार्केट जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदा, तो आपको जीएसटी टैक्स लगेगा। देखो, प्रॉपर्टी टैक्स होता था, जैसे जब आपके पास हाउस या प्रॉपर्टी होती है तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगता था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल, मनी कलेक्टेड थ्रू इनकम टैक्स। जो पैसा किसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है? इनकम टैक्स के थ्रू, जीएसटी के थ्रू, प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये फिर बाद में किस लिए यूज़ होता है? मैंने आपको क्या बोला? अभी पहले बताया था कि इससे हमारे पास कंट्री को चलाया जाता है, ताकि कंट्री को चलाया जा सके और पब्लिक सर्विस दी जा सके। जैसे रोड बनाई जाएंगी, है ना, इस तरह से स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जो भी है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें इसी से देखने को मिलती हैं। समझ आई बात? आई होगी। देखो, टैक्सेशन का पैसा कहाँ यूज़ होता है? अगर हम बात करते हैं, टैक्सेशन का पैसा जो होता है ना, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है ना, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर हमारे पास क्या है ना, अगर हमारे पास हम मान लें 1000 लोग टैक्स देते हैं ना, तो उस पैसे से गवर्नमेंट क्या करेगी? जो वो 1000 लोग हैं वो पैसा देंगे टैक्स की फॉर्म में, उससे गवर्नमेंट रोड्स बनाएगी। क्या बनाएगी? रोड्स बनाएगी। ठीक है, स्कूल्स बनाएगी। क्या बनाएगी? स्कूल्स बनाएगी। हॉस्पिटल्स बनाएगी। क्या बनाएगी? हॉस्पिटल्स बनाएगी। पुलिस और आर्मी को सैलरी जो दी जाती है, पुलिस को या फिर आर्मी को, ये कहाँ से दी जाती है? इसी से तो दी जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? होगी। क्या समझाया मैंने आपको? मैंने आपको ये बात समझाई कि हमारे पास टैक्सेशन क्या है। ठीक है, टैक्सेशन इज द सिस्टम बाय विच द गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी टैक्स फ्रॉम पीपल एंड बिजनेसेस टू रन द कंट्री एंड प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। ठीक है ना? तो इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया कि टैक्सेशन एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट लोगों और बिजनेसेस से टैक्स कलेक्ट करती है, ताकि कंट्री को चलाया जा सके और पब्लिक सर्विसेज दी जा सके। लोग गवर्नमेंट को पैसा देते हैं और वही पैसा फिर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उस पैसे से कंट्री को डेवलप करती है। अब इंपॉर्टेंस अगर आपसे पूछी जाए कि टैक्सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना, सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू, देखो, गिव्स मनी टू द गवर्नमेंट। टैक्स गवर्नमेंट की मेन इनकम होती है, याद रखना। टैक्स जो होता है ना, ये गवर्नमेंट का मेन इनकम होता है। मेन इनकम टैक्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
इसीलिए टैक्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, जैसे घर चलाने के लिए सैलरी चाहिए होती है ना, एक घर को चलाने के लिए हर घर में क्या चाहिए होती है, सैलरी, वैसे ही कंट्री चलाने के लिए टैक्स चाहिए होता है, याद रखना टैक्स। समझ रहे हो बात को? ओके। दूसरा, पब्लिक सर्विसेज। टैक्स से गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ बनाती है, जैसे बिल्ट रोड, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स को बनाएगी, ठीक है, रोड्स को बनाएगी, स्कूल्स को बनाएगी, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, अगर टैक्स ना हो तो ये फैसिलिटीज़ बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो पब्लिक सर्विसेज दी जाती हैं इससे। फिर देखिए डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की बात करें, हेल्प्स द कंट्री ग्रोथ। देखो अब हो गया, याद रखना टैक्स से कंट्री का डेवलपमेंट होता है, टैक्स से ही हमारे पास, याद रख लेना, कंट्री का क्या होता है, कंट्री का डेवलपमेंट, ठीक है, टैक्स से ही ये चीज़ पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे न्यू हाईवेज बनाई जाती है ना, याद रख लेना, मेट्रो ट्रेन्स, क्या मेट्रो ट्रेन्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स हो गए, तो ये सारे डेवलपमेंट में ही तो आते हैं, ये काम भी टैक्स के द्वारा ही किए जाते हैं। वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स करता है पुअर पीपल के थ्रू सब्सिडीज़ के द्वारा। देखो गवर्नमेंट गरीब लोगों की हेल्प भी टैक्स के पैसे से करती है, किससे, टैक्स के पैसे से, याद रख लेना। जैसे कि सब्सिडी ऑन फूड, क्या सब्सिडी देना फूड पे, ठीक है ना, या फिर हम कहें फ्री एजुकेशन स्कीम्स देना, क्या फ्री एजुकेशन स्कीम्स, ठीक है ना, ये इसमें आ जाता है। फिर प्यारे दोस्तों हमारे पास फ्री हेल्थ स्कीम्स भी आ जाती हैं, क्या फ्री हेल्थ स्कीम्स, समझ रहे हो, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलफेयर प्रोग्राम्स में आता है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। देखो फंड्स पुलिस एंड आर्मी, टैक्स से पुलिस और आर्मी को फंड मिलता है, पुलिस और आर्मी को टैक्स से ही फंड मिलता है, याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे पुलिस स्टेशन की बात करें, आर्मी इक्विपमेंट की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आपको जो सही चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है जो, वो क्या है, वो है हमारे पास फर्स्ट इनकम टैक्स इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, तो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, याद रख लेना 24 जुलाई 1860 में। इंपॉर्टेंट है, JKSSB तो फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछता है ना, तो उसको क्या ये भी पूछ सकता है, और मैक्सिमम बच्चे ये चीज़ें नहीं पढ़ते, याद रखना, और ना कोई पढ़ाता है बेसिक चीज़ें। और इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 24 जुलाई 1860 को, ठीक है। अब इंट्रोड्यूस किसने किया था, सर जेम्स विल्सन ने किया था। जेम्स विल्सन बंदे का नाम याद रखना, किसने इंट्रोड्यूस किया था, सर जेम्स विल्सन ने। अगर आपसे पूछे कोई कि बताओ किसने इंट्रोड्यूस किया था टैक्स को इंडिया में 1860 में, तो आप क्या बताओगे, सर जेम्स विल्सन। ओके, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, याद रखना, ये टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857 के बाद, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंस मेंबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, याद रखना, ये थे जेम्स विल्सन, और रीज़न क्या था, टू रिकवर करना फाइनेंशियल लॉसेस को आफ्टर द 1815 रिवॉल्ट, इंडियन रेबिलियन, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनेंशियल लॉस रिकवर करना था, तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ें यहाँ पे हुई, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। की फीचर्स क्या है इनकम टैक्स एक्ट 1860 के, अगर आपसे कोई पूछ ले की फीचर्स, ठीक है ना, तो की फीचर्स में 4 कैटेगरीज ऑफ इनकम आता है। एक इनकम फ्रॉम लैंडेड प्रॉपर्टी आता है, एक इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल ट्रेड्स आता है। अगर हम बात करते हैं 1860 के, एट दैट टाइम अगर हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो तब क्या था, 4 कैटेगरीज ऑफ इनकम थी। एक इनकम फ्रॉम लैंडेड प्रॉपर्टी था, दूसरा इनकम फ्रॉम प्रोफेशंस एंड ट्रेड्स था, और तीसरा इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज़, ठीक है, एन्युइटीज एंड डिविडेंड्स था, और इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड पेंशन। देखो अगर आपसे कोई पूछ ले इनकम टैक्स एक्ट 1860 के की फीचर्स क्या थे, तो उस टाइम इनकम को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, ठीक है। इनकम फ्रॉम लैंडेड प्रॉपर्टी, याद रख लेना, इसका मतलब यह है कि ज़मीन या लैंड से जो इनकम आती है, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड जो रेंट पे होती है, ठीक है ना। और दूसरा इसलिए इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल ट्रेड, इससे मतलब क्या होता है, तो इससे याद रखना कि प्रोफेशनल बिजनेस से जो इनकम आती है, जो लोग डॉक्टर होते हैं, ठीक है, लॉयर होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, इनसे यहाँ पे इनकम आती है, ठीक है। और इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज़, ये वाला जो पॉइंट दिया गया, अगर हम बात करते हैं डिविडेंड्स के बारे में, तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आती है, एग्जाम्पल शेयर से, है ना, बॉन्ड से या डिविडेंड से। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड पेंशन, जो हमारे पास की फीचर था इनकम टैक्स एक्ट 1860 का, सैलरी या पेंशन से जो हमारे पास इनकम होती है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी भी आ जाती है इसी में, और साथ ही साथ रिटायर्ड पर्सन पेंशन भी आ जाती है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो याद रख लेना, फर्स्ट मॉडर्न इनकम टैक्स सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 24 जुलाई को। 24 जुलाई इंडिया में सेलिब्रेट होता है, ये भी याद रख लेना, बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द प्रेजेंट टैक्सेशन डे, ठीक है। तो याद रखना 24 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज इनकम टैक्स डे, ठीक है। आयकर दिवस भी इसको कहा जाता है। तो आपने याद रखना है, इस दिन इंडिया में इनकम टैक्स सिस्टम की बिगनिंग को याद किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट मॉडर्न इनकम टैक्स सिस्टम इंडिया में जो इंट्रोड्यूस हुआ वो इसी दिन इसी डेट को हुआ था, ठीक है। जो फाउंडेशन बना प्रेजेंट
टैक्सेशन सिस्टम का। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो कहने का ओवरऑल मकसद ये है कि सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1860 की बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न टैक्स सिस्टम था और आज के प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम की फाउंडेशन भी बना। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया, टैक्सेशन क्या होता है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स दी, इंपॉर्टेंस भी बता दी और साथ साथ कब इंट्रोड्यूस किया गया था और जो हमारे पास की फीचर क्या इनकम टैक्स एक्ट 1816 के वो भी हमने डिस्कस करे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे ये कब सेलिब्रेट होता है ये भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है वाई टैक्सेस आर इम्पोज्ड। ये टैक्स इम्पोज्ड क्यों होते हैं, ठीक है ना, टैक्स क्यों लगाया जाता है। देखो अगर हम बात करते हैं ना टैक्स के बारे में, ये क्यों लगाया जाता है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है, याद रखना। कौन सी पेमेंट होती है, कंपलसरी पेमेंट। ठीक है, कंपलसरी पेमेंट होती है जो सिटीजन्स गवर्नमेंट को देते हैं ताकि पब्लिक सर्विसेज और डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अगर लोग टैक्स ना दें तो गवर्नमेंट के पास रोड, स्कूल्स, पुलिस, आर्मी चलाने के पैसे कहाँ से आएंगे, फिर इनके पास ये पैसे नहीं होंगे। समझ रहे हो। तो टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट जो सिटीज़न गवर्नमेंट को देते हैं। जैसे कि हम अपनी कंट्री की बात करें, यहाँ पे जितने भी रहने वाले सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं। ओके, तो सबसे पहला रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट फंड्स टू रन द कंट्री। इसका मतलब क्या है, टैक्स गवर्नमेंट की मेन इनकम है। मेन इनकम मतलब रेवेन्यू है, ठीक है ना, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी। तो गवर्नमेंट इसी पैसे से कंट्री को रन करती है, इसी पैसे से। जैसे घर चलाने के लिए मैंने आपको बोला था सैलरी चाहिए होती है, वैसे ही कंट्री चलाने के लिए टैक्स चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट टैक्स से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, गवर्नमेंट ऑफिस को चलाती है, पब्लिक स्कीम्स को स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। दूसरा है पब्लिक सर्विसेज। देखो गवर्नमेंट टैक्स का पैसा पब्लिक सर्विसेज देने के लिए यूज़ करती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, पुलिस, जुडिशरी। एजुकेशन में हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्कूल्स, कॉलेज आ जाएंगे, है ना, इनको बनाया जाएगा स्कूल्स या कॉलेज। हेल्थ केयर में हमारे पास हॉस्पिटल्स को बनाया जाएगा, किसको, हॉस्पिटल्स को। ठीक है, पुलिस हो गया, कोर्ट्स, जुडिशरी हो गई। तो अगर टैक्स ना हो तो फ्री या अफोर्डेबल सर्विस देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास दिया गया डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी। टैक्स का पैसा कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ होता है, जो कंट्री की सिक्योरिटी है ना इसके लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, याद रखना, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल सपोर्ट के लिए टैक्स से गवर्नमेंट इकोनॉमी को डेवलप करती है, जैसे इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिलती है, फार्मर्स को सब्सिडी मिलती है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है और न्यू फैक्ट्रीज यहाँ पे बनती हैं। समझ आ गई बात। तो ये याद रखना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो टैक्स से ही तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ना, रोड, ब्रिजेज, रेलवेज, एयरपोर्ट। जैसे मैंने आपको अभी समझा रहा था वही चीज़ें ये हैं। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो तो बिजनेस और ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाते हैं। तो इसीलिए तो टैक्स को इम्पोज किया जाता है और साथ साथ वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाने के लिए भी टैक्स इम्पोज किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट टैक्स का पैसा गरीब और नीडी लोगों की हेल्प के लिए यूज़ होता है, गवर्नमेंट इसके लिए यूज़ करती है। जैसे पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम्स हो गई, ठीक है ना, पेंशन्स हो गई, सब्सिडीज हो गई, फ्री राशन स्कीम्स हो गई। इससे सोशल इक्वेलिटी मेंटेन रहती है। क्या मेंटेन रहता है, सोशल इक्वेलिटी। याद रख लेना, सोशल इक्वेलिटी। समझ आ गई। फिर हमारे पास ना रीजनल डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल सपोर्ट मिलती है। तो रीजनल डेवलपमेंट में हमारे पास टैक्स से रूरल और जितने भी हमारे पास ना रूरल या फिर बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, कौन से एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़, ये डेवलप किए जाते हैं। विलेज रोड, रूरल हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी इन विलेज, वाटर सप्लाई, इससे विलेज भी सिटीज़ की तरह डेवलप हो सकते हैं। तो ये रीजनल डेवलपमेंट है। फिर हमारे पास कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड कंजम्पशन, टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स। मतलब गवर्नमेंट टैक्स का यूज़ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी करती है। किसको, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे लग्जरी गुड्स पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, लग्जरी कार्स हो गई, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हो गए, इंपोर्टेड गुड्स हो गए, इससे अननेसेसरी कंजम्पशन कम हो जाता है। तो याद रखना, कंट्रोल करने के लिए महंगाई को, कंजम्पशन को, गवर्नमेंट का टैक्स जो होता है, गवर्नमेंट टैक्स का यूज़ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ याद रखना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, जैसे कार्बन टैक्स एंड पोल्यूशन टैक्स, है ना, गवर्नमेंट टैक्स का यूज़ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी करती है। कार्बन टैक्स जैसे होता है, पोल्यूशन टैक्स होता है, प्लास्टिक टैक्स होता है। जो कंपनीज इन्वायरमेंट पोल्यूट करती हैं उन पर टैक्स लगाया जाता है। ऐसी कोई भी कंपनी जो क्या करेगी, हमारे पास
इन्वायरमेंट पोल्यूट करती है उस पर भी टैक्स लगाया जाता है, इससे पोल्यूशन कम करने का प्रेशर पड़ता है। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट है, याद रखना, मेड बाय सिटीजन्स टू द गवर्नमेंट टू फाइनेंस पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो सिटीजन गवर्नमेंट को देते हैं ताकि पब्लिक एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट हो सके। यहाँ तक एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। वाई टैक्सेस आर इम्पोज, याद रखना, रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट का काम करते हैं, पब्लिक सर्विसेज में यूज़ होता है, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी में यूज़ होता है, वेलफेयर प्रोग्राम्स में यूज़ होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज़ होता है, और साथ साथ कंट्रोल इन्फ्लेशन में, और साथ साथ रीजनल डेवलपमेंट में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में। तो ये ऑल पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर यहीं पे हमारे सामने दिया गया है डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। देखो ये जो हमारे पास टैक्सेशन वाला टॉपिक है ना, ये काफ़ी लेंथी है, इसमें और क्लासेस भी आएंगे। यहाँ पे दिया गया है डायरेक्ट टैक्स। देखो, ए टैक्स पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन ऑन व्हम इट इज़ इम्पोज टू द गवर्नमेंट, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ना, इनके बारे में आप ये याद रखोगे, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो जिस पर्सन पर लगता है वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है। इस टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, इट पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ठीक है। टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया जाता है इसमें डायरेक्टली, ठीक है ना। एग्जांपल मान के चलते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो जॉब करते हो और सैलरी तो आपको मिलेगी, तो उसी सैलरी से आप इनकम टैक्स जो है गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे भी करते हो, जैसे कि होता है, ठीक है। टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, इस डायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसी और पर ट्रांसफ़र नहीं होता। मसलन एग्जांपल के तौर पे अगर किसी पर्सन को इनकम टैक्स देना है तो वो किसी और से रिकवर नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं होगा। ये बेस्ड होता है इनकम या फिर वेल्थ ऑफ ए पर्सन पे, मतलब डायरेक्ट टैक्स इनकम या वेल्थ पर लगता है। एग्जांपल सैलरी इनकम हो गई, ठीक है ना, सैलरी इनकम पे लग सकता है, बिजनेस प्रॉफिट पे लग सकता है, किस पे? बिजनेस प्रॉफिट पे, प्रॉपर्टी वैल्यू पे, इस तरह से आप याद रखोगे, ठीक है, समझ आया। और यूजली चार्ज एनुअली, डायरेक्ट टैक्स साल में एक बार कैलकुलेट किया जाता है, एक बार, याद रखना, वन टाइम। एग्जांपल इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल किया जाता है, हर साल। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। एग्जांपल इनकम टैक्स, ठीक है, जो टैक्स सैलरी या इनकम पर लगता है, किस पे? सैलरी या फिर इनकम पे ये लगता है, सैलरी और इनकम पे, ठीक है। एग्जांपल अगर किसी की सैलरी ₹8 लाख पर ईयर है तो उस पर इनकम टैक्स लग सकता है, इस तरह। कॉरपोरेट टैक्स की बात करें अगर हम, तो कंपनीज जो प्रॉफिट कमाती हैं ना उन पर लगता है, ठीक है। ऐसी कंपनीज जो क्या कमाती हैं? प्रॉफिट, तो ये कॉरपोरेट टैक्स उन पे लगता है। अगर कोई कंपनी ना ₹10 करोड़ प्रॉफिट कमाती है तो उस पर कॉरपोरेट टैक्स ज़रूर लगेगा। और प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, जो टैक्स हाउस या प्रॉपर्टी पर लगता हो, घर पे या फिर प्रॉपर्टी पे, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स। अगर किसी के पास हाउस या लैंड है तो उसमें क्या होगा? म्यूनसिपैलिटी प्रॉपर्टी टैक्स लेती है। ये हमारे पास कहानी थी डायरेक्ट टैक्स की। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, ये क्या होता है? ए टैक्स दैट इज कलेक्टेड बाय वन पर्सन बट एक्चुअली पेड बाय अनदर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो एक पर्सन कलेक्ट करता है, एक तो करता है लेकिन पेमेंट कंज्यूमर करता है, मतलब टैक्स का बर्डन दूसरे पर्सन पर शिफ्ट हो जाता है। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो जाता है? शिफ्ट, याद रख लेना, शिफ्ट हो जाता है दूसरे पर्सन। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना, देखो, पेड इनडायरेक्टली थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें ये याद रखना है कि पेड इनडायरेक्टली थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता यहाँ पे, ये गुड्स और सर्विसेज के थ्रू पे होता है, गुड्स और सर्विसेज के थ्रू। अगर आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान के चलते हैं, तो उसकी प्राइस में टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो वो टैक्स इसमें आ जाता है। टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू कंज्यूमर, इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पर ट्रांसफ़र हो जाता है। एग्जाम्पल मान के चलते हैं, कोई शॉपकीपर है, क्या कोई शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर गवर्नमेंट को टैक्स देता है, लेकिन वो टैक्स प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर देता है ना, तो यही हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। फिर इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूडेड होता है। जैसे एग्जांपल अगर कोई मोबाइल की प्राइस है ₹10,000 मान लेते हैं, 10,000, तो उसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड होगा ना, तो इस तरह से आप याद रखोगे, ठीक है। कलेक्टेड बाय द सेलर एंड पेड टू द गवर्नमेंट, इसमें सेलर टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। कलेक्ट कौन करता है? सेलर, ठीक है। शॉपकीपर आपसे जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा, जैसे जीएसटी टैक्स में होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एग्जांपल मोबाइल लोगे, उस पर कोई टैक्स लगेगा, कपड़े लिए हैं कहीं से आपने, रेस्टोरेंट का बिल दिया, तो इनमें इन सब में जीएसटी इंक्लूड होता है। कस्टम्स ड्यूटी जैसे हो गया,
कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर लगता है। जितने भी फॉरेन कंट्रीज है ना, याद रखना, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज से जो भी इंपोर्ट होने वाला क्या होगा, इंपोर्ट होने वाले गुड्स, ठीक है, इन पर ये लगता है। एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट चाइना से इंडिया में आए, इंपोर्ट होता है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। क्या लगेगी? कस्टम ड्यूटी। समझ रहे हो ना? इस तरह से याद रखना। तो एक्साइज ड्यूटी के बारे में क्या याद रखो कि मैन्युफैक्चर्ड गुड पर लगता है। जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड होते हैं ना, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब ये तो मोस्टली हमारे पास जीएसटी में ही मर्ज हो गए हैं, पर याद रखो एग्जाम्पल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हम बाद में भी देखेंगे कि इस पर क्या लगता है, पर अभी मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें। अभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही बात कर रहे हैं। तो याद रखना, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो ये चीज़ आप याद रखो। ये किसकी एग्जांपल से? इनडायरेक्ट टैक्स की लेना। देखो ना, डायरेक्ट पेमेंट टू गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स, और टैक्स इंक्लूडेड इन प्राइस ऑफ गुड्स, ये हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? मान लेते हैं राहुल है, राहुल की सैलरी ₹7 लाख मान लेते हैं। राहुल इनकम टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। क्या करेगा? डायरेक्टली पे करेगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है? राहुल मार्केट से अगर 1000 का शर्ट खरीदता है, मतलब कोई शर्ट खरीदता है, तो उसकी बिल में जीएसटी इंक्लूडेड होता है, तो राहुल जीएसटी इनडायरेक्टली पे करता है वहाँ पे। तो दोनों में आपको समझ में आ चुका होगा कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर आपको पूछा जा सकता है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव नेचर टैक्स क्या होते हैं, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करें तो प्रोग्रेसिव टैक्स वो सिस्टम है जिसमें इनकम बढ़ने पर टैक्स रेट भी बढ़ जाता है। क्या कहा मैंने? इनकम बढ़ने पर टैक्स रेट भी आपका क्या हो जाता है? टैक्स रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। मतलब तो इसमें आप क्या याद रखोगे की पॉइंट्स? टैक्स रेट इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। टैक्स रेट इंक्रीज हो जाता है जैसे इनकम इंक्रीज होती है। हायर इनकम पीपल पे हायर परसेंटेज ऑफ टैक्स। रिच लोग ज़्यादा टैक्स परसेंटेज इसमें देते हैं, जितने भी अमीर लोग होते हैं। हेल्प्स रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी कम करने में हेल्प करता है, याद रखना। बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, इस पे ये बेस्ड होता है। मतलब एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लो 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है, ए बी और सी। ए की इनकम मान लेते हैं ₹2 लाख, बी की मान लेते हैं ₹6 लाख, सी की मान लेते हैं 15 लाख, है ना। इसको जो टैक्स रेट पे करना पड़ेगा यहाँ पे मान के चलो, ए को 5% करना पड़ेगा, इसको 10% करना पड़ेगा, और इसको 20% करना पड़ेगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। जिसकी इनकम ज़्यादा है उसका टैक्स रेट भी ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? ये रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। पहला पॉइंट, कौन से नेचर के? रिग्रेसिव नेचर के। रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स हैं जिसमें सब लोग सेम टैक्स रेट पे करते हैं, चाहे वो रिच हूँ या पोर हूँ। टैक्स रेट इज सेम फॉर ऑल कंज्यूमर, इसीलिए पोर लोगों पर बर्डन रिलेटिवली ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है? सब लोग सेम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। पोर एंड रिच पे द सेम टैक्स ऑन गुड। रिच और पोर दोनों सेम टैक्स अमाउंट गुड्स पर देते हैं। पोर पीपल बियर आर रिलेटिवली हायर बर्डन। पोर लोगों पर ज़्यादा बर्डन फील होता है इसमें। और इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस ऑफ गुड्स में इंक्लूडेड होता है ये चीज़ें आप याद रखो। मान लो एग्जाम्पल के थ्रू जीएसटी अगर मान लेते हैं 18% है, कितना? 18%। अगर कोई मोबाइल कितने का है? 10,000 का है। कितने का? 10,000 का। तो जीएसटी कितना हो जाएगा? जीएसटी उसके लिए रुपीज़ यहाँ पे 1800 हो जाएगा, ठीक है। रिच पर्सन भी यहाँ पे कितने पैसे पे करेगा? 1800 ही टैक्स देगा, ठीक है ना। और पोर पर्सन भी 1800 ही इसमें टैक्स देगा, इसीलिए पोर के लिए ये ज़्यादा बर्डन माना जाता है। एग्जाम्पल जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, इनडायरेक्ट रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। समझ आ गई बात? देखो, प्रोग्रेसिव टैक्स अगर सैलरी बढ़ती है तो इनकम टैक्स भी ज़्यादा लगता है प्रोग्रेसिव पे। और रिग्रेसिव टैक्स अगर आप बिस्किट पैकेट खरीदते हो तो उसमें जीएसटी सबके लिए सेम होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया ऊपर। ये एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला कोई जीएसटी किया 18% किसी मोबाइल पे लगता है, तो 10,000 पे मोबाइल की कीमत है और उस पर जीएसटी लगा 1800 का, तो वो तो रिच और पोर दोनों के लिए सेम होगा ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपको भूलना नहीं है। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन टैक्सेशन के, कौन सी टर्मिनोलॉजी का यूज़ होता है टैक्सेशन में? देखो, ये टर्म्स को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको इनके बारे में पता नहीं होगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहली टर्म आपके सामने दी गई है यहाँ पे, एसएससी। अब ये क्या चीज़ है? देखो, लिखा गया है पर्सन हु पेज टैक्स और हुज इनकम इज असेस्ड फॉर टैक्स।
ठीक है ना। देखो जो एसएससी होते हैं ना, ये वो पर्सन या कंपनी भी हो सकती है, कोई पर्सन या कंपनी जिसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है, जिसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है, और जो टैक्स पे करता है उसी को हम एसएससी कहते हैं, याद रखना। सिंपली अगर हम बात करें जिसका इनकम कैलकुलेट करके टैक्स लगाया जाता है ना किसी भी ऐसे शख्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एसएससी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है ना, मान लो मैं हूँ, अगर मेरी कोई सैलरी है तो उस पर जो टैक्स लगता है ना, तो मैं क्या हूँगा, फिर मैं एक एसएससी माना जाऊँगा। समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि एसएससी क्या होता है, ठीक है। एन एसएससी इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हुज इनकम इज चेक्ड, जिसकी इनकम क्या होती है, हुज इनकम इज चेक्ड, जिसकी इनकम चेक की जाती है, फॉर टैक्स, किसके लिए, टैक्स के लिए, बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं एनीवन हु पेज टैक्स आर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इज कॉल्ड एन एसएससी। मान लेते हैं अगर आपकी इनकम जो है ना 6 लाख रुपीज़ है, तो यू पे इनकम टैक्स, आपको पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स, तो आप क्या होंगे, एक एसएससी माने जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद दिया गया असेसमेंट, ये क्या चीज़ है। देखो जब असेसमेंट की बात करते हैं ना, तो आपको याद रखना है हमारे पास द कैलकुलेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी बाय टैक्स अथॉरिटीज। असेसमेंट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग करना, डिटरमाइनिंग करना, क्या करना, कैलकुलेटिंग करना, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं डिटरमाइनिंग करना, क्या करना, डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग कि हाउ मच, कितना, हाउ मच टैक्स ए पर्सन, ए टैक्स ए पर्सन मस्ट पे, उसको कितना टैक्स पे करना है। समझ रहे हो ना, मस्ट पे। तो ये हमारे पास असेसमेंट में आ जाता है। समझ आ गई बात, आ गई होगी। टैक्स डिपार्टमेंट जब किसी की इनकम चेक करके कितना टैक्स देना है कैलकुलेट करता है, तो इसी को असेसमेंट कहते हैं। टैक्स निकालने की पूरी कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो असेसमेंट में आता है। फिर आ गया टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ ए टैक्स ए पर्सन और कंपनी मस्ट पे, किसी पर्सन या कंपनी को टोटल कितना टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, ये हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी में आता है। क्या कहा मैंने, कोई पर्सन है या कंपनी है, उसको टोटल कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये टैक्स लाइबिलिटी में आता है। 1 मिनट, अजान हो रही है, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारे सामने दिया गया है टैक्स इवेजन। अब ये क्या चीज़ है, इलीगल मेथड ऑफ अवॉइडिंग टैक्स बाय हाइडिंग इनकम और गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे समझने की कोशिश करना। टैक्स इवेजन की जब हम बात करते हैं ना प्यारे दोस्तों, तो आपको क्या याद रखना है, इलीगल तरीके से जब टैक्स ना देना, ठीक है ना। कैसे, जैसे कि इनकम को छुपाना, फेक डॉक्यूमेंट देना। अगर किसी की इनकम 10 लाख है और वो 5 लाख दिखाता है, तो ये क्या है, ये एक किस्म का टैक्स इवेजन है, यानी कि ये इलीगल है। समझ आ गया होगा। फिर है टैक्स अवॉइडेंस। अब ये क्या चीज़ है, लीगल वे ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स बाय यूजिंग लूप होल्स इन टैक्स लॉज। देखो टैक्स अवॉइडेंस की बात करें तो लीगल तरीके से टैक्स कम करना बाय यूजिंग, किसका यूज़ करके, टैक्स रूल्स का यूज़ करके। एग्जांपल जैसे कि सेक्शन, अगर हम बात करें यहाँ पे एक 80C है, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करके टैक्स कम करना होता है, तो ये एक किस्म का क्या है, लीगल, ठीक है। तो याद रखना, लीगल वे ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स बाय यूजिंग लूप होल्स इन टैक्स लॉज। फिर हमारे पास टैक्सेबल इनकम क्या चीज़ है, देखो द पोर्शन ऑफ इनकम ऑन विच टैक्स इज चार्ज। इनकम का वो पार्ट जिस पर टैक्स लगता है, इसको हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं। क्या कहा मैंने, इनकम का वो पार्ट जिस पर टैक्स लगता है, इसको हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल इनकम। मान के चलो टोटल इनकम कितनी है, ₹5 लाख है, 5 लाख है, लेकिन उसमें जो एग्जेम्पशन हुआ, उसमें जो डिडक्शन हुआ वो 1 लाख का हो गया। कितने का, 1 लाख का। तो पीछे टैक्सेबल इनकम कितनी बच गई, 4 लाख बच गई, ठीक है। तो यही है टैक्सेबल इनकम, ठीक है। द पोर्शन ऑफ इनकम ऑन विच टैक्स इज चार्ज, इनकम का वो पार्ट जिस पर टैक्स लगता है उसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं। फिर एग्जेम्पशन का मतलब क्या, इनकम दैट इज फ्री फ्रॉम टैक्स अंडर लॉ, ऐसी इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगता। क्या कहा मैंने, ऐसी इनकम जो फ्री हो टैक्स से, अंडर लॉ, ऐसी इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगता। जैसे एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, कुछ सर्टन अलाउंसेस होते हैं, तो इस इनकम को टैक्स से फ्री किया जाता है, यही एग्जेम्पशन कहलाता है। फिर हमारे पास ना डिडक्शन, अमाउंट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स। इनकम में से कुछ अमाउंट माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, टैक्स कैलकुलेट करने से पहले, तो इसको डिडक्शन कहा जाता है। जैसे हमारे पास LIC इन्वेस्टमेंट होता है, तो इससे टैक्स कम हो जाता है। याद रखना, डिडक्शन का मतलब ही है कम होना। इनकम में से कुछ अमाउंट माइनस कर दिया जाता है, टैक्स कैलकुलेट किया जाता है ना, टैक्स कैलकुलेट करने से पहले इनकम में से जब कुछ अमाउंट को माइनस कर देते हैं तो उसको डिडक्शन कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारे सामने दिया गया टैक्स बेस, द टोटल इनकम प्रॉपर्टी और गुड्स ऑन विच टैक्स इज इम्पोज्ड। याद रखना ये क्या चीज़ है, वो इनकम, याद रखना
प्रॉपर्टी या गुड्स जिनके ऊपर टैक्स लगता है, इसी को हम टैक्स बेस कहते हैं। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स बेस है, याद रखना। टैक्स बेस क्या होता है? वो इनकम, प्रॉपर्टी या गुड्स जिनके ऊपर क्या लगता है? टैक्स लगता है, ठीक है। द टोटल इनकम, प्रॉपर्टी या गुड्स ऑन विच टैक्स इज इम्पोज। फिर टैक्स रेट क्या होता है? याद रखना, परसेंटेज ऑफ टैक्स चार्ज ऑन इनकम और गुड्स। याद रखना कितने परसेंटेज से टैक्स लगाया जाता है, इसको हम टैक्स रेट कहते हैं, ठीक है। अगर टैक्स रेट 20% है और इनकम आपकी मान लेते हैं कुछ 10 लाख के आसपास है, तो वहाँ पे कितने परसेंटेज आपको मतलब टैक्स लगेगा, तो ये चीज़ है परसेंटेज ऑफ टैक्स चार्ज ऑन इनकम और गुड्स। जो परसेंटेज होती है ना टैक्स चार्ज होने की इनकम और गुड्स पे, इसी को टैक्स रेट कहते हैं। अब सरचार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनल टैक्स इम्पोज ऑन द बेसिस टैक्स अमाउंट। देखो सरचार्ज का मतलब होता है बेसिक टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लग जाना, और ऊपर से एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है ना। एक्स्ट्रा जब टैक्स लगेगा, एक्स्ट्रा टैक्स, तो इसको हम सरचार्ज कहते हैं। अगर टैक्स मान लेते हैं यहाँ पे है लगभग 10,000 है, तो सरचार्ज उसके ऊपर 10% है, तो एक्स्ट्रा उसको 1,000 रुपये और देने पड़ेंगे ना। यानी कि हमारे पास बेसिक टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स जब लगता है तो इसको सरचार्ज कहते हैं। रीबेट का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन टैक्स पेएबल गिवन बाय द गवर्नमेंट। समझो, गवर्नमेंट जो टैक्स में डिस्काउंट देती है ना, उसको रीबेट कहते हैं। गवर्नमेंट जब क्या देती है? डिस्काउंट, ठीक है। किस में? टैक्स में। याद रखना, अगर टैक्स आपका 5,000 रुपये है तो रीबेट भी आपको 5,000 मिल जाए, तो आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा, तो यही रीबेट में आता है, ठीक है। क्या कहा? गवर्नमेंट जब टैक्स में डिस्काउंट देती है। फिर हमारे पास टैक्स रिटर्न, ए डॉक्यूमेंट शोइंग इनकम एंड टैक्स पेड सबमिटेड टू द टैक्स डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये है कि वो फॉर्म डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपनी इनकम और टैक्स डिटेल्स गवर्नमेंट को देते हो, ठीक है। इंडिया में इसे ITR कहते हैं। क्या कहते हैं? ITR। ITR का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। याद रखना, ये वो फॉर्म या डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आप अपनी इनकम और टैक्स डिटेल्स गवर्नमेंट को क्या करते हो? देते हो। डॉक्यूमेंट शोइंग इनकम एंड टैक्स पेड सबमिटेड टू द टैक्स डिपार्टमेंट। तो टैक्स टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू द टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो टैक्सेशन लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो टैक्स टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या था? मतलब कि टैक्स सिस्टम में यूज़ होने वाले टेक्निकल वर्ड्स, जैसे मैंने SSC बताया, डिडक्शन बताया, रीबेट बताया, टैक्स लेबिलिटी बताया। तो दोबारा से वीडियो देख लो, इनको याद कर लो अच्छे से। हो सकता है आपको कोई एक वन लाइनर फॉर्म एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए या पेयर फॉर्म बन जाए, टर्मिनोलॉजी पे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इन टर्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं। तो अगर आपसे अब कोई पूछ ले SSC क्या होता है, तो आपको बताना है वो पर्सन या कंपनी जिसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है, ठीक है, और जो टैक्स पे करता है, ऐसा इंसान जो टैक्स पे करता है, जिसका इनकम मतलब कैलकुलेट करके टैक्स लगाया जाता है, वही हमारे पास SSC की कैटेगरी में आता है। होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आ गया है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है लॉ फॉर डायरेक्ट टैक्सेस अप्लाइज टू ऑल इनकम अर्नर्स, ड्यूटी ऑफ टैक्स पेयर्स। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? देखो, लॉ फॉर डायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में इनकम टैक्स का एक मेन लॉ है, जिसे आप क्या कहते हो? इस मेन लॉ को, इसी मेन लॉ को आप प्यारे दोस्तों कहते हो इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसी के नाम से इसको जानते हो। ये लॉ डिसाइड करता है टैक्स कैसे लगेगा, ठीक है, टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, टैक्स कैसे मैनेज होगा। सिंपली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए एक रूल बुक बनाएगी, और वो रूल बुक अगर देखें तो यही इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। रूल बुक माना जाता है, याद रखना, टैक्सेशन में, ठीक है, याद रखना। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंट्रोल्स द लेवी कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, इसमें देखा जाता है कि टैक्स कैसे लगेगा, टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, टैक्स कैसे मैनेज होगा। फिर अप्लाइज होता है ऑल इनकम अर्नर्स पे। इट अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स अर्निंग इनकम इन इंडिया वेदर सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स। ये सब पर्सन्स पे अप्लाई होता है, याद रखना, ठीक है, जो अर्निंग करते हैं इनकम इंडिया में, और वेदर वो सिटीजन है या नॉन सिटीजन्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉ हर उस पर्सन पर अप्लाई होता है जो इनकम को कमाता है, जो इनकम को अर्न करता है। इसमें इंक्लूड है इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं। इसमें HUF हम पढ़ेंगे। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, सिटीजन हो या नॉन सिटीजन, अगर इंडिया में इनकम है तो टैक्स उस पर लग सकता है। बात समझ में आ चुकी होगी। और जैसे कि दिया गया ड्यूटी ऑफ टैक्स पेयर, इसका मतलब है जिस पर्सन की इनकम है उसकी 3 मेन ड्यूटीज़ होती हैं, याद रखना, 3 मेन ड्यूटीज़। एक ड्यूटी उसकी होती है, नोट कर लो, अपनी इनकम सही बताना, इनकम को बिल्कुल परफेक्टली बताना, ठीक है, गलत नहीं बताना, वो इसी में दिया गया है। टाइम पर टैक्स पे करना, दूसरा इसमें आता है टाइम पर टैक्स को पे करना, नोट कर लेना। तीसरा आता है टैक्स रिटर्न फाइल करना, टैक्स रिटर्न फाइल करना, ठीक है,
ये चीज़ें समझ आई। ये ड्यूटी है टैक्स पेयर की। तो इनकम जो कमाई है ना उस पर टैक्स पे करो, रिटर्न फाइल करो, ये चीज़ें भी इसमें आती हैं। होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब यहाँ पे दिया गया है सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन माना जाता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये चार्जिंग सेक्शन है। देखते हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है, एक एक करके देखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली तो ये बात मैं आपको बता दूं, ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 4 इज द मेन सेक्शन दैट इम्पोजेज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगाने वाला मेन सेक्शन है सेक्शन 4। कोई भी पूछे कौन सा सेक्शन, आपका आंसर होना चाहिए सेक्शन 4। दोबारा रिपीट करो, सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या है? इनकम टैक्स लगाने वाला रूल एक किस्म का, ठीक है। सेक्शन 4 में ये चीज़ें आती हैं। टैक्स ऑन टोटल इनकम, देखो टैक्स लगता है टोटल इनकम का, ठीक है। यहाँ पे इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब यह है कि टैक्स लगता है टोटल इनकम पर। एग्जाम्पल है सैलरी प्लस बिजनेस इनकम प्लस इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम। तो ये आपकी क्या हो गई? टोटल इनकम। ये क्या हो गई? टोटल इनकम, ठीक है ना। तो इस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, याद रखना, टोटल इनकम पे टैक्स लगता है। फिर हमारे पास अप्लाइज टू एवरी पर्सन। इसका मतलब क्या है? टैक्स हर टाइप के पर्सन पर लगता है। टैक्स अप्लाइज टू ऑल पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो HUF है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो फर्म है, ठीक है। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो इन सब पर टैक्स अप्लाई होता है, हर एक पर्सन पर। रेट ऑफ टैक्स की बात करें, टैक्स इज चार्ज एट रेट्स फिक्स्ड इन द एनुअल फाइनेंस एक्ट। टैक्स रेट हर साल डिसाइड होती है फाइनेंस एक्ट से। किससे डिसाइड होता है? याद रखना, इस फाइनेंस एक्ट से। एग्जाम्पल, बजट में गवर्नमेंट डिसाइड करती है 5% टैक्स, है ना, 20% टैक्स, या फिर हम कह सकते हैं 30% टैक्स। तो ये सारी चीज़ें जो टैक्स रेट होता है ना हर साल डिसाइड होता है किसके अकॉर्डिंग? फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हमारे पास कलेक्शन ऑफ टैक्स। ये क्या है? टैक्स इज कलेक्टेड थ्रू TDS एंड एडवांस टैक्स। अगर देखो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है दो मेन तरीकों से। देखो इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट जो होती है ये टैक्स को कलेक्ट करती है 2 मेन मेथड से, 2 मेन तरीकों से, ठीक है। एक TDS होता है। TDS का मतलब होता है, नोट कर लो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका फुल एब्रीविएशन है, ठीक है। इससे मतलब क्या हुआ समझना, इनकम मिलने से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है। जब क्या कहा मैंने? इनकम जब आपको मिली नहीं, मिलने से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है। एग्जाम्पल सैलरी, तो कंपनी टैक्स काट के सैलरी देती है, तो ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माना जाता है। और एडवांस टैक्स, अगर इनकम ज्यादा है तो टैक्स पहले ही इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। क्या कहा मैंने? अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो टैक्स आपको पहले ही इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। तो ये हमारे पास आपको याद रखना है, सेक्शन 4 में ये चीज़ें दी गई हैं। सेक्शन 4 जो है चार्जिंग सेक्शन है, दैट लेविज इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन फॉर द प्रीवियस ईयर एट रेट्स गिवन इन द फाइनेंस एक्ट। आपको याद रखना है सेक्शन 4 के बारे में प्यारे दोस्तों। ये जो सेक्शन 4 है, इनकम टैक्स लगता है हर पर्सन की प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पर, ठीक है। रेट्स फाइनेंस एक्ट डिसाइड करता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो यार, अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो इंटरेस्टेड हो, हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। कंप्लीट कोर्स की फ़ी आपको 569 पड़ जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको सभी वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे और साथ साथ डेली बेसिस पे आपको PDF भी मिलेंगे। जैसे कि ये आज जो लेक्चर होगा इसका हम कंप्लीट PDF प्रोवाइड कर देंगे, और फिर बच्चे जो भी हैं प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और साथ साथ आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से बातें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। ये अपडेट देना इसलिए इंपॉर्टेंट था, काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं, हम टाइमली हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आप व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज करेंगे जो सीरियस एस्पायरेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने दिया गया है टैक्स पॉइंट। क्या दिया गया है? टैक्स पॉइंट। बात करते हैं टैक्स पॉइंट के बारे में। अब ये टैक्स पॉइंट क्या है? देखो मीनिंग और बेसिक टैक्स पॉइंट और एक्चुअल टैक्स पॉइंट, और यहाँ पे दिया गया है 14 डे रूल और इंपॉर्टेंस, समझ लेते हैं। टैक्स पॉइंट वो डेट होती है जब टैक्स पेएबल हो जाता है। याद रखना, टैक्स पॉइंट इज द डेट व्हेन टैक्स बिकम्स पेएबल ऑन ए ट्रांजैक्शन। सिंपल एग्जांपल ये है कि टैक्स आपको कब देना है, ये टैक्स पॉइंट बताता है। कौन बताता है? टैक्स पॉइंट, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले टैक्स पॉइंट क्या होता है, टैक्स पॉइंट वो डेट होती है जब टैक्स पेएबल हो जाता है। टैक्स कब देना है ये टैक्स पॉइंट ही बताता है। तो यहाँ पे बेसिक टैक्स पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? डेट व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड और सर्विसेज आर कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि नॉर्मली टैक्स पॉइंट होता है गुड्स डिलीवर होने की डेट पे या फिर सर्विसेज कंप्लीट होने की डेट पे। समझ आया होगा। एक्चुअल टैक्स पॉइंट मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? देखो, इफ इनवॉइस इज इशूड और पेमेंट इज रिसीव्ड अर्लियर, दैट अर्लियर डेट बिकम्स द टैक्स पॉइंट। समझने की कोशिश करना। अगर इनवॉइस पहले बन गया, क्या कहा मैंने आपको इनवॉइस बिल के बारे में पढ़ाया था ना वोचर अप्रोच में। तो यहाँ ये कह रहा है अगर इनवॉइस पहले बन गया या पेमेंट पहले मिल गया तो
जो डेट पहले होगी, तो इसमें जो डेट पहले होगी वही टैक्स पॉइंट बन जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात। जो डेट इसमें पहले आएगी वही टैक्स पॉइंट बन जाता है। तो अर्लियर डेट जो होती है, सिंपल सी बात, इसमें इतना याद रख लेना। क्या याद रखना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अर्लियर डेट जो होती है, अर्लियर डेट जो होती है, ये हमारे पास टैक्स पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? टैक्स पॉइंट। वन लाइन फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। 14 डे रूल क्या कहता है? इफ एन इनवॉइस इज इशूड विद इन 14 डेज आफ्टर सप्लाई, द इनवॉइस डेट कैन बी द टैक्स पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अगर सप्लाई के बाद 14 दिन के अंदर इनवॉइस बन गया, क्या कहा मैंने? अगर सप्लाई के बाद 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर इनवॉइस बन जाए तो इनवॉइस डेट टैक्स पॉइंट बन सकता है। तो वो इनवॉइस डेट क्या बन सकता है? टैक्स पॉइंट बन सकता है। ये 14 डे रूल कहता है। अगर सप्लाई के बाद, इसके बाद सप्लाई के बाद 14 दिन के अंदर इनवॉइस बन जाए तो इनवॉइस डेट टैक्स पॉइंट बन सकता है। ठीक है, कौन? इनवॉइस डेट। फिर यार यहाँ पे दिया गया इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखा गया है हेल्प्स डिसाइड टैक्स रेट, टैक्स पीरियड एंड रिपोर्टिंग इन टैक्स रिटर्न। मतलब ये हुआ टैक्स पॉइंट हेल्प करता है डिसाइड करने में कौन सी टैक्स रेट लगेगी, कौन सा टैक्स पीरियड होगा, रिटर्न में कब शो करना है, ये सारे पॉइंट इसमें आते हैं। ये मदद करता है डिसाइड करने में टैक्स रेट को, टैक्स पीरियड को एंड रिपोर्टिंग इन टैक्स रिटर्न। तो सेक्शन 4 के बारे में हमने क्या देखा? सेक्शन 4 के बारे में देखा इनकम टैक्स लगता है टोटल इनकम पर। किस पे? टोटल इनकम पर। ठीक है, और टैक्स पॉइंट क्या होता है? वो डेट जब टैक्स पेएबल होता है। होप आपको यहां तक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने दिया गया है असेसमेंट ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, की यूजेस की बात करेंगे और रिलेटेड टर्म्स की बात करेंगे। देखो, जब बात होगी असेसमेंट ईयर की, ठीक है, सेक्शन 2 सब क्लास 9 में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इसी एक्ट के बारे में, ठीक है, डेफिनेशन कहती है असेसमेंट ईयर इज द ईयर व्हेन यू पे टैक्स ऑन द इनकम अर्न्ड लास्ट ईयर। समझने की कोशिश करना। असेसमेंट ईयर क्या होता है प्यारे दोस्तों? असेसमेंट ईयर वो साल होता है जब पिछले साल की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट और पे किया जाता है। याद रखना, मैंने क्या बोला? पिछले साल, यानी प्रीवियस ईयर की बात होगी। पिछले साल की इनकम पर, लास्ट ईयर की इनकम पर। ठीक है, लास्ट ईयर इनकम पर क्या होगा? लास्ट ईयर इनकम पर कैलकुलेट और पे किया जाता है। ठीक है, इट इज़ 12 मंथ लॉन्ग। ये हमारे पास 12 मंथ लॉन्ग होता है और स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल से एंड होता है 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। कहने का मतलब ये है ड्यूरेशन इसका रहता है 1 अप्रैल से कितना? 1 अप्रैल से 31 मार्च। इतना तो आपको पता है। ये जो होता है ना, ये फाइनेंशियल ईयर के तुरंत बाद आता है। जो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर होता है ना, कम्स इमीडिएटली आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के तुरंत बाद कौन सा ईयर आता है? असेसमेंट ईयर। आपको इतना याद रखना है, असेसमेंट ईयर वो साल होता है जब पिछले साल की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट और पे किया जाता है। ड्यूरेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है। देखो यार, सिंपली क्या याद रखना है, जिस साल में हम इनकम अर्न यानी पैसा कमाते हैं उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। याद रखना, फाइनेंशियल ईयर कौन सा ईयर होता है? जिस साल हमने पैसा कमाया होता है। ठीक है, जिस साल हमने पैसा कमाया होता है, ठीक है, उसको फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर भी हम कहते हैं। इसको फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर भी कहते हैं। ये चीज़ भी आप नोट कर लेना, प्रीवियस ईयर। ठीक है, लेकिन बात यह आती है, इसका मैंने आपको बोला पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है। कितना? 1 अप्रैल से 31 मार्च। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर किसी ने 1 अप्रैल 2024 से, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2024 से 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच पैसे कमाए, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 होगा। 2024-25 क्या होगा? 2024-25 फाइनेंशियल ईयर होगा या फिर हम कहेंगे प्रीवियस ईयर होगा। सिंपल लाइन आपको ये याद रखनी है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा ईयर होता है? जिसमें आप अर्न करते हो मनी को। ठीक है, अर्न मनी ईयर को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। इसी तरह से असेसमेंट ईयर होता है। ठीक है, जो भी ये चीज़ें इसमें दी गई नहीं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। असेसमेंट ईयर AY यानी कि हमारे पास टैक्स देने का साल, जिसमें आप टैक्स पे करते हो ना, जिसमें आप टैक्स पे करते हो, इस ईयर को क्या कहा जाता है? असेसमेंट ईयर। याद रखना, क्या कहा जाता है? असेसमेंट ईयर कहा जाता है। समझ आया होगा। जिस साल में गवर्नमेंट पिछले साल की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट और पे करवाती है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। क्या कहा मैंने? जिस साल में गवर्नमेंट पिछले साल की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट और पे करवाती है उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के अगले साल यानी कि जो नेक्स्ट ईयर होता है उसी को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। मान लेते हैं अगर आपकी इनकम जो थी, इनकम आपने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में अर्न की। ठीक है ना, अर्न की 2024-25 में, तो टैक्स जो होगा ना, टैक्स आपको ना याद रखना AY यानी कि असेसमेंट ईयर 2025 और 26 में क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। सिंपल क्या आपको याद रखना है, असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है? AY होता है पे टैक्स ईयर, जिसमें आप टैक्स को पे करते हो। समझ आ गई बात?
फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप इनकम अर्न करते हो, असेसमेंट ईयर जिसमें आप टैक्स पे करते हो। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक छोटी सी एग्जांपल से और समझा देता हूँ। मान लो कोई बंदा है राहुल, क्या मान लेते हैं, देखो कोई बंदा है राहुल, एक सेकंड, कोई बंदा है राहुल, तो राहुल क्या करता है, राहुल ने 2024-25 में क्या किए, 2024 और 25 में उसने लगभग 5 लाख रुपीस कमाए। कितने, 5 लाख, ठीक है। और 2024-25 जो है ना, राहुल ने पैसे कमाए थे, तो ये उसके लिए फाइनेंशियल ईयर है। कौन सा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। अब 2025-26 जो होगा हमारे पास, राहुल क्या करेगा, टैक्स को फाइल करेगा, तो ये हमारे पास उसके लिए क्या होगा, असेसमेंट ईयर, ठीक है। इनकम अर्न ईयर फाइनेंशियल ईयर को कहते हैं और टैक्स पे ईयर असेसमेंट ईयर को कहते हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सारी बातें जो भी यहाँ पे लिखी गई हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं अभी, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रिलेटेड टर्म्स, प्रीवियस ईयर याद रखना, द ईयर इन विच यू अर्नड द इनकम, जिस साल में आप इनकम का अर्न करते हो, ये प्रीवियस ईयर होता है। और फाइनेंशियल ईयर सेम एज, याद रखना, प्रीवियस ईयर द पीरियड व्हेन इनकम इज अर्न, जिसमें आप इनकम को अर्न करते हो। और फिजिकल ईयर एन अदर टर्म फॉर फाइनेंशियल ईयर ही होता है, और फिजिकल ईयर भी फाइनेंशियल ईयर को ही कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको समझाए हैं आपको याद रखने हैं। सिंपल शॉर्ट बात याद रखनी है, इनकम अर्न ईयर जिसमें आपने इनकम अर्न की होती है वो फाइनेंशियल ईयर होता है, और टैक्स पे ईयर जो होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। यहाँ बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारे पास प्रीवियस ईयर, सेक्शन 3 में दिया गया है, ईयर इन विच इनकम इज अर्नड फिक्स्ड पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर। ये चीज़ें मैंने अभी आपको समझा भी दी हैं। प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिसमें इनकम अर्न होती है, जिसमें इनकम क्या होती है, अर्न होती है, ठीक है। इस साल की इनकम पर नेक्स्ट ईयर टैक्स लगता है। फिक्स्ड पीरियड इसका 1 अप्रैल से, याद रख लेना, 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है। जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई वही है। ये पीरियड फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं इसको फाइनेंशियल ईयर भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, फाइनेंशियल ईयर भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा गया ना, इनकम अर्नड 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025, तो यहाँ पे पी वाई क्या होगा उसका, याद रखना 2024-2025 ही होगा प्रीवियस ईयर उसका, ठीक है। जैसे न्यू बिजनेस एक्सेप्शन की बात करें, इफ ए बिजनेस स्टार्ट्स मिड ईयर 1 नवंबर 2024, तो पी वाई उसका 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2025 रहेगा। समझने की बात करना, अगर किसी ने इनकम अर्न की 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में, तो ये उसके लिए क्या होगा, ये प्रीवियस ईयर होगा। 2024-25 उसके लिए प्रीवियस ईयर ही होगा ना। फिर इसका टैक्स जो होगा वो असेसमेंट ईयर में दिया जाएगा, तो असेसमेंट ईयर 2025-26 होगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट 2025-26, इसमें उसका क्या होगा, याद रखना, असेसमेंट ईयर जिसमें वो टैक्स पे करेगा। तो ये याद रखना, न्यू बिजनेस एग्जेम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप क्या याद रखोगे, अगर कोई बिजनेस साल के बीच में स्टार्ट होता है, साल के बीच में, तो प्रीवियस ईयर उसी दिन से स्टार्ट होगा, याद रखना। अगर बिजनेस 1 नवंबर 2024 को स्टार्ट हुआ, यहाँ पे दिया गया है, तो प्रीवियस ईयर उसका 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में ही रहेगा। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर को ही कहते हैं जिसमें इनकम अर्न की होती है आपने, और असेसमेंट ईयर टैक्स पे ईयर होता है जिसमें आप टैक्स पे करते हो। बाकी यहाँ पे डिफरेंस भी दिया गया है, अगर आप पढ़ो तो पढ़ सकते हो, वही चीजें जो मैंने आपको समझा दी। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर, मीनिंग क्या है, पीरियड क्या है, पर्पस क्या है, एग्जांपल क्या है, फोकस क्या है, तो याद रख लेना। सिंपल प्रीवियस ईयर जिस साल इनकम अर्न होती है, ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और मैंने ये भी बता दिया, पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च, पर्पस इसका कैलकुलेट करना होता है इनकम अर्नड को, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, एग्जांपल आपने 10 लाख अर्न किया, याद रखना फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में, तो फोकस इसका अर्निंग ही होता है। यहाँ पे देखो, असेसमेंट ईयर इसका अपोजिट, ईयर इन विच टैक्स ऑन दैट इनकम इज पेड। अब यहाँ पे जो इनकम अर्न की थी, नेक्स्ट साल आप उस पर टैक्स पे करोगे तो वो असेसमेंट ईयर कहलाएगा, ठीक है। और इसका पीरियड भी 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है, नेक्स्ट ईयर लेकर रहता है, नेक्स्ट ईयर आफ्टर, याद रखना, फाइनेंशियल ईयर। टू असेस एंड पे टैक्स ऑन इनकम अर्नड इन फिजिकल ईयर, तो कहने की बात, इसमें कैलकुलेट करते हैं इनकम अर्नड फाइनेंशियल ईयर में, और असेसमेंट ईयर में असेस करते हैं, पे करते हैं टैक्स, इनकम जो आपने कमाई होती है फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे अर्न अगर आपने 10 लाख किए थे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, तो पे टैक्स आप करोगे असेसमेंट ईयर 2025-26 में, नेक्स्ट ईयर में। अर्निंग इसमें की थी तो यहाँ पे टैक्स कंप्लेंस है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिनोनियम, फाइनेंशियल ईयर को ही आप प्रीवियस ईयर कहते हो या फिजिकल ईयर कहते हो, इसमें आप परेशान नहीं होंगे। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर की, इसको असेसमेंट ईयर ही कहा जाता है। वो आपको एक एक पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो सिंपल लिखा गया है फाइनेंशियल ईयर, या फिर हमारे पास प्रीवियस ईयर जिसमें आप इनकम अर्न करते हो, और टैक्स जो पे करते हो वो आप असेसमेंट ईयर में यानी नेक्स्ट साल पे करते हो। यहाँ तक एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ बेसिक कंसेप्ट है इनकम टैक्स के, ठीक है। जैसे पर्सन्स आते हैं इसमें, सेक्शन 231 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, सेक्शन 2 सब क्लास 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे पास गवर्नमेंट टैक्स किससे लेती है, तो आप क्या कहोगे?
लोगों से, है ना। टीचर आगे से ये भी तो कह सकता है इनकम टैक्स एक्ट में जिससे टैक्स लिया जा सकता है उसको पर्सन्स कहते हैं, ठीक है, उसको पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सन। पर्सन कोई भी एंटिटी जिसे गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है उसको पर्सन कहा जाता है, याद रखना टैक्सेशन में, ठीक है। तो पर्सन मीन्स एनी एंटिटी दैट कैन बी टैक्स्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, याद रख लेना। पर्सन कोई भी एंटिटी जिससे गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है वो पर्सन की कैटेगरी में आता है। और याद रखना प्यारे दोस्तों, टाइप्स ऑफ पर्सन में 8 टाइप्स आती हैं। कितनी? टोटल 8 टाइप्स आती हैं, याद रख लेना, टोटल 8 टाइप्स आती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ना याद रखना, पैसे तो आपको याद रखना है पर्सन इंक्लूड द फॉलोइंग, और उसमें सबसे पहले इंडिविजुअल आता है। क्या आता है? इंडिविजुअल। अब ये इंडिविजुअल क्या है? याद रखना, सिंपल कोई एक इंसान हो सकता है, जैसे कोई राहुल हो सकता है, ठीक है, राहुल हो सकता है, आयशा हो सकती है, ठीक है, अमन हो सकता है, ठीक है, राबिया हो सकती है, ठीक है, लाइबा हो सकती। तो कहने का मतलब ये हो गया ये इंडिविजुअल की कैटेगरी में आती है। अगर राहुल जॉब करता है और इनकम अर्न करता है मान लेते हैं, तो राहुल एक इंडिविजुअल पर्सन है। क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ठीक है। अब ना इसी में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आता है, HUF। ये क्या चीज़ है? देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये फैमिली ग्रुप होता है जो एक साथ इनकम अर्न करता है। क्या कहा मैंने? ये फैमिली ग्रुप होता है जो एक साथ इनकम अर्न करता है। उसमें हमारे पास देखो ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, इसी में हमारे पास मदर हो सकती हैं, इसी में हमारे पास चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन, ठीक है। सब मिलकर प्रॉपर्टी या बिजनेस से इनकम अर्न करें तो ये HUF कहलाता है। क्या कहलाता है? HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। समझ आ गया? तीसरा यहां पर्सन कंपनी भी है। अब कंपनी से मतलब क्या हुआ? देखो, बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती है ना, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये भी तो टैक्स पे करती है ना, है ना। तो ये कंपनी में आता है। अब फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्म क्या है? देखो यहां पे आपको याद रखना है फर्म के बारे में, जब 2 या ज्यादा लोग पार्टनरशिप में क्या करें? बिजनेस करें। क्या करें? बिजनेस करें। किस में? पार्टनरशिप में, ठीक है। एग्जाम्पल अमन है, अमन प्लस रोहन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? शॉप खोलते हैं। तो ये हमारे पास फर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्म। तो ये भी पर्सन की कैटेगरी में यहां पे आता है। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP क्या है प्यारे दोस्तों? AOP के बारे में याद रखना है, जब लोग किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ग्रुप बनाते हैं। किसके लिए? स्पेसिफिक पर्पज के लिए, याद रखना, स्पेसिफिक पर्पज के लिए क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। एग्जाम्पल 5 लोग हैं, उनने मिलकर बिल्डिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है। फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI, ये क्या चीज है प्यारे दोस्तों? BOI के बारे में अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है ये भी लोगों का क्या है? ग्रुप है। लोगों का ग्रुप होता है, लेकिन बिजनेस पर्पस जरूरी नहीं होता इसमें। बिजनेस पर्पस इसमें जरूरी नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता, याद रखना। एग्जाम्पल, 3 कोई भाई हैं, 3 ब्रदर है, 3 भाई हैं, 3 ब्रदर को प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलता है और उससे इनकम होती है, तो ये हमारे पास बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आता है, ठीक है। याद रखना, ये भी लोगों का ग्रुप ही होता है, लेकिन बिजनेस पर्पस इसमें जरूरी नहीं होता। फिर हमारे पास लोकल अथॉरिटी, ये भी पर्सन की कैटेगरी में आता है। अब लोकल अथॉरिटी क्या प्यारे दोस्तों? याद रखना, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जिसमें हमारे पास ना क्या आ जाता है? म्यूनिसिपैलिटी आ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं पंचायत आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? पंचायत। समझ आ गया होगा। फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पर्सन की कैटेगरी में आता है। देखो, आपको पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा पर्सन की कैटेगरी में है या नहीं है, क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ऐसी एंटिटी है, याद रखना, जो लीगल पर्सन होती है लेकिन इंसान नहीं होती। क्या कहा मैंने? लीगल पर्सन तो होती है, लीगल पर्सन होती है, लेकिन ये एक्चुअल में इंसान नहीं होते। क्या नहीं होते? ह्यूमंस नहीं होते इस कैटेगरी में। इसमें एग्जांपल पता है क्या आता है? ऑफिशियल जुडिशियल पर्सन में एग्जांपल अगर आपसे पूछ ले कोई, तो इसमें टेंपल ट्रस्ट आते हैं। क्या? टेंपल ट्रस्ट, ठीक है। और यूनिवर्सिटी वगैरह आ जाती हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह। समझ आ गई बात? आ गई होगी, ठीक है। तो ये याद रख लेना। कितने टाइप्स ऑफ पर्सन बताए मैंने? 8 टाइप्स। इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को और अच्छे तरीके से, HUF को। कुछ बिगिनर्स होंगे तो आपको पता नहीं होगा। देखो, ये एक किस्म की एक फैमिली होती है। क्या होती है? एक फैमिली। याद रख लेना, एक फैमिली है जिसमें हमारे पास, मैंने आपको बोला, ग्रैंडफादर आता है, फिर मैंने बोला फादर आता है, ठीक है, फिर मैंने बोला मदर आता है, ठीक है, फिर हमने बोला सन, फिर हमने कहा डॉटर। ये इसमें आ जाते हैं। मान लेते हैं इनके पास कोई एक फैमिली शॉप है। क्या है? फैमिली शॉप, ठीक। अब शॉप की इनकम, फैमिली की इनकम होगी, इसी शॉप की जो इनकम होगी वो हमारे पास फैमिली की इनकम होगी। किसकी इनकम होगी? फैमिली की इनकम।
यही बात है, ठीक है। तो इस फैमिली को HUF कहते हैं, ठीक है, याद रखना। ए फैमिली गवर्नड बाय हिंदू लॉ, इसको गवर्न कौन करता है? हिंदू लॉ कहता है। और मेंबर्स ऑफ HUF में कौन कौन आता है? देखो, पर्सन्स लिनली डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन इंसेस्टर, ठीक है, इंक्लूड्स वाइव्स, इंक्लूड्स अनमैरिड डॉटर्स। समझने की कोशिश करना, HUF मेंबर्स में कौन कौन होता है? कॉमन एंसेस्टर्स के डिसेंडेंट्स होते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है। वाइव्स आती हैं, ठीक है, अनमैरिड डॉटर्स आती हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। अब वो क्या हैं? सबसे पहली बात, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स कैन आल्सो फॉर्म HUF। जितने भी हमारे पास बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं या सिख भी हैं, वो भी HUF बना सकते हैं, ठीक है। वन पर्सन अलोन कैन नॉट फॉर्म HUF, एक सिंगल पर्सन HUF को नहीं बना सकता। याद रखना, एक सिंगल पर्सन HUF नहीं बना सकता। फैमिली मेंबर्स होना इसमें जरूरी है, मस्ट हैव फैमिली मेंबर्स, इसमें फैमिली मेंबर्स होने जरूरी हैं। और HUF इज जनरली क्रिएटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर मैरिज, और मैरिज के बाद HUF ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना है, पर्सन की कैटेगरी में हमने 8 लोगों की बात करी जिससे गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, टैक्स को ले सकती है। उसमें इंडिविजुअल्स हैं, फैमिलीज हैं, कंपनी है, फर्म है। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। तो हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट टैक्स किस किस से ले सकती है, और पर्सन हमने देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करें तो सेक्शन 2 सब क्लास 31 कहता है कि 8 टाइप्स के पर्सन होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ देखे। अब कंपनी भी हमने थोड़ा सा देखा था, दोबारा देख लेते हैं इन डिटेल। ए कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, ये क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। याद रखना, सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं। सोचो, एक बड़ी कंपनी है जो बिजनेस करती है और पैसा कमाती है, जैसे टाटा मोटर्स हो सकता है। टाटा मोटर ये बड़ी कंपनी में आती है, रिलायंस इंडस्ट्री। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन होती है। याद रखना, सेपरेट लीगल पर्सन मतलब लॉ में कंपनी को अलग इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, लॉ में इसको एक अलग इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है। और याद रखना, इस टाइप्स ऑफ कंपनी में भी हमारे पास ना डोमेस्टिक कंपनी आती है और एक इंडियन कंपनी जैसे हो गया, और फॉरेन कंपनी। समझना, टाइप्स ऑफ कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी आती है जो सेक्शन 2 सब क्लास 22A है, ये हमारे पास इंडिया में रजिस्टर्ड जितनी भी कंपनीज होती हैं इसमें आती हैं, ठीक है। और फॉरेन कंपनीज में जो हमारे पास सेक्शन 2 23A में आता है, इसमें क्या होता है? ये कंपनी विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, ये एक ऐसी कंपनी होती है जो कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हो, इंडिया के बाहर, उसे हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। और डोमेस्टिक जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो। ये समझ आ गया ना? फिर फर्म क्या होता है? अभी मैं पहले भी आपको बता रहा था, फर्म की बात करें, ये पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये डिफाइन किया गया है किसके अंडर? याद रख लेना, हमारे पास जो सेक्शन 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन कहती है, पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है 2 बंदों के बीच में, और पर्सन एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी एक्टिंग फॉर ऑल। समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं अमन है और रोहन है, अमन प्लस रोहन 2 बंदे हैं, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर मोबाइल की शॉप स्टार्ट करी, दोनों ने डिसाइड किया प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, ठीक है, और साथ साथ बिजनेस मिलकर चलाएंगे, ठीक। तो ये फर्म है, यानी पार्टनरशिप है। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है। तो ये याद रखना, फर्म में आप इतना याद रख लेना, 2 या ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करें और प्रॉफिट शेयर करें, तो उसमें ये हमारे पास पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने दिया गया है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या दिया गया है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, 2 और मोर पर्सन्स जॉइन टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस, इनकम इज अर्न जॉइंटली। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात है, देखो कोई 5 लोग हैं, मान लेते हैं 5 लोग क्या करते हैं? मिलकर शॉपिंग मॉल बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्या बनाने का? शॉपिंग मॉल बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सब मिलकर इनकम यहाँ पे अर्न करेंगे ना, सभी मिलकर क्या करेंगे? अर्न करेंगे इनकम। तो इसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। ट्रिक क्या याद रखना है? AOP के लिए पीपल ज्वाइन, जब लोग जुड़ते हैं, जब लोग जुड़ते हैं कॉमन पर्पस के लिए, फॉर कॉमन पर्पस, तो ये हमारे पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाता है, ठीक है। फिर हमारे पास बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है? BOI। याद रख लेना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली इनकम अर्न जॉइंटली। इसका मतलब ये है, ये भी ग्रुप होता है लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं इसमें। एग्जाम्पल, 3 भाई है, मैंने आपको बोला था, 3 ब्रदर को इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिल जाती है, ठीक है, और उससे वो रेंट इनकम आती है, उनको क्या आती है? रेंट इनकम मान लेते हैं। तो ये BOI है। BOI का मतलब सिंपली आप क्या याद रखोगे? इंडिविजुअल का ग्रुप, इंडिविजुअल का ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे भी अर्न किया जाता है जॉइंटली, लेकिन ये ग्रुप होता है इंडिविजुअल का सिंपली। फिर हमारे पास लोकल अथॉरिटी, अगर आपसे पूछा जाए क्या है? एग्जाम्पल्स, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। याद रख लेना, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आती हैं इसमें। म्यूनसिपैलिटी आता है, पंचायत आता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आता है। ये भी टैक्सेबल पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल
पर्सन्स होते हैं। फिर हमने 8वें नंबर पे देखा था आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्या देखा था? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। प्यारे दोस्तों, एंटिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ बट नॉट ह्यूमन बींग्स। ऐसी एंटिटी जो लॉ के हिसाब से पर्सन है, लॉ के हिसाब से तो पर्सन है लेकिन ह्यूमन नहीं होते, इंसान नहीं होते। एग्जाम्पल्स इसमें हमारे पास टेम्पल डाइटीज, यूनिवर्सिटीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज ये आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल्स में एग्जामिनर पूछ सकता है। लॉ कहता है ये भी इनकम अर्न कर सकते हैं और टैक्स दे सकते हैं। समझ आ गई? इनकम टैक्स एक्ट में टोटल कितने पर्सन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 8 पर्सन होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? इनको किसी तरह से आपको जरूर याद रखना है। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये बात क्लियर हो गई। तो टोटल 8 टाइप्स ऑफ पर्सन है अंडर सेक्शन 2 सब क्लास 31 में। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे ना डिफरेंस बिटवीन AOP और BOI अगर आपसे पूछा जाए तो क्या याद रखना है? मीनिंग AOP ग्रुप ऑफ पर्सन्स जॉइंट फॉर, याद रख लेना, जॉइंट फॉर कॉमन पर्पस। मैंने आपको अभी समझाया था ना। और BOI ग्रुप ऑफ ओनली इंडिविजुअल्स एक्टिंग टुगेदर। देखो, हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास है राहुल, हमने बात करी थी ना राहुल, और दूसरा बंदा हम मान लेते हैं अमन। राहुल और अमन दोनों जो हैं मिलकर क्या करते हैं? एक कंपनी मिलकर यानी कि रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टीम में कौन से बंदे? एक राहुल है, ठीक है, राहुल भी क्या है? इंडिविजुअल है, ठीक है, और अमन भी क्या है? अमन भी इंडिविजुअल है, अमन भी इंडिविजुअल है, समझना। लेकिन तीसरी चीज़ क्या है? यहाँ पे टाटा मोटर कोई कंपनी है, मान लेते हैं कंपनी की एग्जाम्पल, ठीक है, जो ये हमारे पास मतलब चलाना चाहते हैं। सब मिलकर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं ना। यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तीनों मिलकर, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्यों? क्योंकि ग्रुप में डिफरेंट टाइप्स के पर्सन हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन। लेकिन BOI में क्या है? ग्रुप ऑफ ओनली इंडिविजुअल्स एक्टिंग टुगेदर। याद रखना। अब दूसरी स्टोरी हम देख लेते हैं। दूसरी स्टोरी ये कि 3 ब्रदर हैं, 3 भाई हैं, तीन भाई हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अली हो सकता है, कोई और मान लेते हैं अहमद है, तीसरा मान लेते हैं आसिफ है। ये तीनों भाई है। उनके फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में इनको मिल जाती है। वो मिलकर रेंट इनकम मैनेज करते हैं। इसमें से क्या निकालते हैं? रेंट इनकम, ठीक है, रेंट इनकम। ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माना जाएगा, BOI, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में सिर्फ इंडिविजुअल हैं। क्या है? इंडिविजुअल। समझ आया होगा। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे AOP और BOI में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो याद रख लेना। ये बात क्लियर हो गई। मेंबर्स की बात करें तो AOP मेंबर्स कैन बी इंडिविजुअल्स, कंपनीज, फर्म्स एटसेट्रा। इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकते हैं, फर्म्स भी हो सकते हैं। लेकिन BOI में सिर्फ मस्ट बी ओनली ह्यूमन इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ह्यूमन्स इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ठीक है। पर्पज़ की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है? पर्पज़ हमारे पास AOP में यूजुअली फॉर्म फॉर बिजनेस और अर्निंग प्रॉफिट होता है, ठीक है, याद रख लेना। और BOI में जनरली फॉर्म टू मैनेज प्रॉपर्टी और कॉमन इनकम, ठीक है। इसमें क्या आता है? मैनेज करना होता है प्रॉपर्टी को या फिर कॉमन इनकम को, ठीक है, याद रख लेना। AOP में बिजनेस प्रॉफिट और BOI में प्रॉपर्टी या फिर कॉमन इनकम। अब फॉर्मेशन की बात करें, AOP फॉर्म्ड वॉलंटरली बाय एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट से बनता है। और BOI में अराइज ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल कोयर्स इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी, मतलब कभी ऑटोमेटिकली बन जाता है ये, ठीक है। कौन सा? BOI। AOP वॉलंटरली बाय एग्रीमेंट बनता है। ये तो आपको समझ आ गया ना। तो आपको याद रखना एग्जांपल में AOP 2 इंडिविजुअल्स प्लस 1 कंपनी स्टार्टिंग ए बिजनेस। और याद रखना इसमें क्या होता है? 3 ब्रदर हैं, ठीक है, इनहेरिटिंग एंड मैनेजिंग करते हैं प्रॉपर्टी को टुगेदर। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सिंपल ट्रिक आपको क्या याद रखना है? AOP के केस में एनी टाइप ऑफ पर्सन हो सकता है, BOI में ओनली इंडिविजुअल्स आते हैं। अब भी अगर आपको नहीं समझ आया तो कभी नहीं आएगा। AOP एनी टाइप ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। AOP में सिंपल याद रख लेना, AOP में क्या आता है? मिक्स्ड ग्रुप आता है, मिक्स्ड ग्रुप आता है। और BOI में क्या आता है? ह्यूमन ग्रुप आता है, ह्यूमन ग्रुप आता है। जनक बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं। ये PDF लगभग 57 पेजेस का है, काफ़ी मेहनत से मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो ये क्लास काफ़ी लेंथी होगी, ठीक है, इस पे अभी और क्लासेस आएंगे। PDF जो है ना मैं आज ही आपको शेयर कर दूंगा, आप प्रिंट निकाल देना। और बाकी जैसे जैसे हम आपकी क्लासेस लेंगे तो इसको हम 2-4 क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चीज़ें उतनी ही पढ़ेंगे जो आपको समझ में भी आए और आपको क्वेश्चंस भी एग्जाम में निकले, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे हमें तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो लेक्चर के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।